गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी के पार्ट 2 में आज हम दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। फर्स्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल यानी कि कार्यशील पूंजी का महत्व, और दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल यानी कि कार्यशील पूंजी के स्रोत क्या क्या है। तो इन दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक का आज हम पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी का महत्व। देखिए, अगर हम इसकी इम्पॉर्टेंस की बात करें तो इसका फर्स्ट इम्पॉर्टेंस क्या कहता है, द गोल ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज ऑपरेशनल एफिशिएंसी। देखिए, कार्यशील पूंजी का प्रबंध का लक्ष्य परिचालन दक्षता को अधिकतम करना है। ऑपरेटिंग जो आप कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या हम कह सकते हैं कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी होती है, उसको बढ़ाना। देखिए, जब भी हमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता रहेगी तो उसके लिए हमारे पास में सफिशिएंट फंड होना ज़रूरी है। आप सभी जानते हैं कि आज के टाइम में बिज़नेस में उधार बेचना यानी कि आप क्रेडिट सेल का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब उधार बेचा जाता है तो उसको रिकवरी होने में टाइम लगता है, और रिकवरी होने में टाइम लगने के बीच जब हमारे सामने कोई और प्रोजेक्ट आता है तो उसको भी हमें पूरा करना होता है। लेकिन हमारा टाइम पे पेमेंट नहीं आना और हमारे पास में एक नया प्रोजेक्ट आना, उसको पूरा करने के बीच में जो डिफरेंस रहता है इस टाइम पीरियड में कि हमारी रिकवरी अभी तक नहीं हुई है जो हमने उधार माल बेचा है, तो इनके बीच हमें एक वर्किंग कैपिटल सफिशिएंट होनी ज़रूरी है, जिससे हम अपना जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है यानी कि परिचालन क्षमता है उसको बढ़ा सकते हैं। तो वर्किंग कैपिटल इतनी इंपॉर्टेंट है कि क्रेडिट सेल से लेकर हमारे पास जब न्यू प्रोजेक्ट आता है उनके बीच का जो डिफरेंस टाइम पीरियड में हमारे पास में सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल होना ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट कहता है एफिशिएंट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हेल्प मेंटेन स्मूथ ऑपरेशनल एंड कैन ऑल्सो हेल्प टू इम्प्रूव द कंपनीज अर्निंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी। देखिए, सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या कह रहा है कि कार्यशील पूंजी का प्रबंध सुचारू संचालन को बनाए रखने में मदद करता है, कंपनी की लाभदायकता में सुधार करने में भी मदद करता है। अगर हमारे पास में सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल है तो हम किसी भी अपॉर्चुनिटी का अगर बिज़नेस को मिल रही है तो उसके अवसर का लाभ उठा सकते हैं, और हमारी कंपनी की जो अर्निंग है, जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उसको बढ़ा सकते हैं। यानी कि सफिशिएंट यानी कि पर्याप्त कार्यशील पूंजी होना बिज़नेस के लिए हमेशा प्रॉफिटेबल होता है। तो इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर बिज़नेस में कोई भी कंपनी है या कोई भी इंस्टीट्यूट है वो अपना प्रॉफिटेबली या आप कह सकते हैं अर्निंग है वो बनाना चाहता है, तो उसके लिए उसको सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल का नीड रहेगा। ठीक है। थर्ड इम्पॉर्टेंट है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इंक्लूड इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल एंड अकाउंट्स पेबल। देखिए, कार्यशील पूंजी के प्रबंध में इन्वेंट्री यानी स्टॉक का प्रबंध तो आता ही है, साथ ही साथ ये देय और प्राप्य खातों का भी प्रबंध शामिल है। यानी कि हम कह सकते हैं ओवरऑल अगर मैनेजमेंट की बात करें तो ये सब तरह के मैनेजमेंट करता है, इन्वेंट्री से लेकर हमारे अकाउंट्स के मैनेजमेंट भी करता है। देखिए, अगर हम अपने बिजनेस में फिक्स कैपिटल का अरेंजमेंट कर लेते हैं यानी कि लैंड परचेज करना या मशीनरी को परचेज़ करना, तो इससे हमारा बिज़नेस सक्सेस की तरफ नहीं जा सकता। हमें अपने बिज़नेस को एक नॉर्मल वर्किंग के लिए, एक सामान्य चलन के लिए कार्यशील पूंजी का अरेंजमेंट करना आवश्यक होगा, तभी बिज़नेस सक्सेस यानी सफल हो पाएगा। यानी हमें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय फिक्स कैपिटल के साथ साथ वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि हम अपने रॉ मटेरियल यानी कि हम अपने रॉ मटेरियल का भी अरेंजमेंट टाइम पे कर सकते हैं अगर हमारे पास में वर्किंग कैपिटल है, और रॉ मटेरियल से लेकर हम अपने फिनिश गुड तक का जो टाइम पीरियड रहता है वो भी हम आसानी से पूरा कर सकते हैं जब हमारे पास में सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल होगी। तो ये जो कुछ इम्पॉर्टेंट है आपका वर्किंग कैपिटल का, इससे हमें ये लगता है कि वर्किंग कैपिटल का कितना, चाहे वो बिज़नेस छोटा हो चाहे वो बिज़नेस बड़ा हो, दोनों में ही वर्किंग कैपिटल का नीड रहता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि वर्किंग कैपिटल का अरेंजमेंट कोई भी कंपनी है या कोई इंस्टीट्यूट है वो कहाँ से कर सकता है। बात करेंगे सोर्सेस ऑफ वर्किंग कैपिटल यानी कि कार्यशील पूंजी के स्रोत के बारे में। देखिए, कार्यशील पूंजी के स्रोत को
टू टाइप्स में डिवाइड किया है। एक होते हैं लॉन्ग टर्म सोर्सेज और एक होते हैं शॉर्ट टर्म सोर्सेज। आपको ध्यान रखना है कि वर्किंग कैपिटल के दो तरह के स्रोत होते हैं, एक होता है दीर्घकालीन और एक होता है अल्पकालिक। इन्हीं लॉन्ग टर्म सोर्सेज को टू पार्ट में डिवाइड किया है, एक स्वामीगत होता है और दूसरा ऋणगत होते हैं, ये आपको याद रखना है। उसी तरह से जो शॉर्ट टर्म सोर्सेज थे यानी अल्पकालिक स्रोत थे उसको भी टू पार्ट में डिवाइड किया है, एक होता है इंटरनल सोर्सेज, दूसरा होता है एक्सटर्नल सोर्सेज यानी कि आंतरिक स्रोत और दूसरा होता है बाह्य स्रोत। देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि कार्यशील पूंजी कहाँ कहाँ से हम लोग अरेंज कर सकते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहला देखते हैं कि लॉन्ग टर्म सोर्सेज होता क्या है। लॉन्ग टर्म सोर्सेज का मतलब होता है कार्यशील पूंजी में केवल उसी से ही सप्लाई की जाएगी जिसमें ये विश्वास है कि लंबे समय तक इसकी आवश्यकता रहेगी बिजनेस के लिए। यानी अगर आपको ऐसी वर्किंग कैपिटल चाहिए जो आपके बिजनेस में लंबे समय के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए रहेगी, वो अरेंजमेंट हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज से करेंगे। ठीक है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल कहते हैं। कभी कभी आप देखते हैं ना बिज़नेस में हमें बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की नीड होती है ताकि हम लोग लॉन्ग टर्म जो हमारी रिक्वायरमेंट है, लंबे समय की जो आवश्यकता है उसको पूरा कर पाएँ। तो उसके लिए जो सोर्सेज होंगे उसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, टू पार्ट में, यानी कि ओन और बोरोवर्ड सोर्सेज। ठीक है, और जो शॉर्ट टर्म सोर्सेज होता है उसका मतलब होता है कि जब हमें वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता कुछ समय के लिए ही चाहिए तो उसका अरेंजमेंट हम शॉर्ट टर्म सोर्सेज से करेंगे, राइट। और वो हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज होगा। जब हमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता लंबे समय के लिए चाहिएगी तब हम अरेंजमेंट किससे करेंगे, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से। जब हमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कुछ समय के लिए चाहिएगी तो उसका अरेंजमेंट हम किससे करेंगे, शॉर्ट टर्म सोर्सेज से। तो चलिए इसी के बारे में हम इसे एक कह सकते हैं एक फ्लो चार्ट की आवश्यकता से हम इसे समझ सकते हैं। देखिए कार्यशील पूंजी के स्रोत को हमने टू पार्ट में डिवाइड किया है, जो अभी हमने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म सोर्सेज और दूसरा कौन सा है, शॉर्ट टर्म सोर्सेज। इसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। अभी हमने बात की थी ओन सोर्सेज एंड बोरोवर्ड सोर्सेज। देखिए स्वामीगत सोर्सेज में क्या क्या आएगा, स्वामीगत सोर्सेज में सबसे पहला आएगा इश्यू ऑफ शेयर। कार्यशील पूंजी के फंड का अरेंजमेंट के लिए ये सबसे बड़ा स्रोत होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि हम प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर दोनों ही प्रकार के शेयर को इश्यू कर सकते हैं और कैपिटल का अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि साधारणतः अगर हमें फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल की नीड है तो हम इश्यू ऑफ शेयर करके प्राप्त कर सकते हैं। इश्यू ऑफ शेयर यानी कि जो आप जितने भी शेयर हैं, आप कौन से शेयर को इश्यू करना चाहते हैं वो बिज़नेस पे डिपेंड करेगा। वैसे प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर को इश्यू करके अपनी स्थायी कार्यशील पूंजी की व्यवस्था कंपनी कर सकती है। सेकंड है रिटेन अर्निंग यानी प्रतिधारित अर्जने। आप जानते हैं कि व्यवसाय में प्रॉफिट अर्निंग होने पर कार्यशील पूंजी के लिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्सेस माना गया है। संस्था के विकास के साथ साथ कार्यशील पूंजी की आवश्यकता भी रहती है। अगर किसी इंस्टीट्यूट को डेवलपमेंट करना है अपने इंस्टीट्यूट में तो उसे वर्किंग कैपिटल की नीड हमेशा रहेगी। इसकी सप्लाई वो संस्था के जो प्रॉफिट होते हैं यानी कि जो प्रॉफिट रिजर्व में होते हैं उनसे वो अरेंज कर सकती है। यानी कि आप जानते हैं कि जब प्रॉफिट होता है तो उसको टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट में हम डिविडेंड, एक पार्ट डिविडेंड का होता है और दूसरा होता है रिटेन अर्निंग का। रिटेन अर्निंग यानी कि ऐसे अर्निंग जिसको हम बिजनेस में एक सिक्योरिटी के तौर पे रिजर्व के रूप में रखते हैं और फ्यूचर में इसे इन्वेस्टमेंट करके उसका प्रॉफिट अर्निंग करते हैं। ये जो डिविडेंड होता है ये तो शेयर होल्डर को मिल जाता है, लेकिन ये जो रिटर्न अर्निंग होती है इसका यूज़ संस्था अपने डेवलपमेंट के लिए कर सकती है। आगे देखिए थर्ड पॉइंट है चालू स्थायी संपत्तियों की बिक्री। यानी कि क्या कर सकती है संस्था अपनी कुछ एक्स्ट्रा जो फिक्स असेट्स हैं उसे सेल आउट करके अपने लिए वर्किंग कैपिटल का अरेंजमेंट कर सकती है। अब देखते हैं ना कि किसी संस्था में अगर कोई फिक्स असेट्स हैं, कोई फर्नीचर है, कोई एक्स्ट्रा कोई ऐसी मशीनरी है जो अननेसेसरी हमारे बिजनेस में है तो उसे सेल करके उसका जो पैसा आता है उसका यूज़ वो वर्किंग कैपिटल के लिए कर सकती है।
देखिए नेक्स्ट है चालू दायित्व का पुस्तक मूल्यों से कम पर भुगतान। देखिए कभी कभी चालू दायित्व का भुगतान करते समय एक व्यावसायिक संस्था कुछ छूट प्राप्त करती है, यानी कुछ डिस्काउंट प्राप्त करती है। इसी प्रकार टैक्स में या आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, उसके लिए प्रोविज़न बनाए जाते हैं और उनका वास्तविक भुगतान इन प्रावधान की राशि से कम किया जाता है। यानी चालू दायित्व का पुस्तक मूल्य से कम पर किया गया भुगतान, यानी जो भी हमारी करंट लायबिलिटीज़ है उसको बुक वैल्यू से कम पर अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो वो वर्किंग कैपिटल का हमारे लिए काम करेगी। ठीक है, तो हमने दिखाया करंट लायबिलिटीज़ का कुछ है, लेकिन हमने बुक वैल्यू से कम पे पेमेंट कर रहे हैं, तो जो पैसा बच रहा है, जो पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा बच रहा है जब क्योंकि हमने कम पेमेंट किया है, तो वो वर्किंग कैपिटल में हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। इसमें नेक्स्ट आता है रिजर्व यानी संचित कोष। संचित कोष का मतलब होता है कि प्रतिधारित अर्जन यानी रिटर्न अर्निंग की तरह ही बिजनेस में रिजर्व फंड बनाया जाता है, जिससे बिजनेस की आय में आप कह सकते हैं कि बिजनेस की आय बढ़ाने के लिए रखा जाता है रिजर्व, ताकि हम अपना डेवलपमेंट कर सकें और उसका यूज़ हम वर्किंग कैपिटल में कर पाएँ। तो यहाँ पे हमने लॉन्ग टर्म सोर्सेज की बात की, उसमें सबसे पहला हमने बात की है स्वामिगत स्रोत, और स्वामिगत स्रोत को हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है इश्यू ऑफ शेयर, सेकंड है रिटर्न अर्निंग, थर्ड है सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एंड फोर्थ क्या है करंट लायबिलिटीज़ बिलो बुक वैल्यू। ठीक है, और फिफ्थ है रिजर्व्स। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा है ओन रिसोर्सेज में, या हम कह सकते हैं स्वामिगत स्रोत में। सेकंड है आपका बोरोवर्ड सोर्सेज, यानी उसमें हम कह सकते हैं ऋणगत स्रोत। उसमें 2 चीज़ें आती हैं, डिबेंचर और लॉन्ग टर्म डेब्ट। देखिए डिबेंचर में क्या हो सकता है, डिबेंचर में हम कह सकते हैं कि कंपनी क्या कर सकती है, डिबेंचर को इशू करके उस पर एक निश्चित ब्याज देकर वो इसका यूज़ अपने बिजनेस में कर सकती है। यानी कि आप जानते हैं कि डिबेंचर पे क्या दिया जाता है, डिबेंचर पे दिया जाता है इंटरेस्ट। अगर कोई कंपनी जिसकी रेगुलर इनकम है और कंटिन्यू इनकम है, यानी कि उसकी नियमित आय है और सर्टन यानी निश्चित इनकम होती है किसी बिजनेस में, तो वो डिबेंचर को क्या कर सकती है, मार्केट में इशू करके वो अपने कैपिटल का अरेंजमेंट कर सकती है। क्योंकि डिबेंचर पे ब्याज क्या होता है, निश्चित होता है। यानी आपने देखा होगा डिबेंचर कैसे लिखे आते हैं, 6% डिबेंचर, 9% डिबेंचर, तो ये उसकी रेट होती है, इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो उस इंटरेस्ट रेट पे हम निश्चित ब्याज पे क्या कर सकते हैं, डिबेंचर को इशू करके हम अपने कैपिटल का अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म डेट यानी दीर्घकालिक ऋण। हम क्या कर सकते हैं, दीर्घकालिक ऋण ले सकते हैं, यानी कि डिबेंचर के अलावा अगर हमें एक्स्ट्रा कैपिटल की नीड है तो हम इंडस्ट्रियल आप कह सकते हैं, कोई बड़े बड़े कॉरपोरेशन होते हैं, कोई ट्रस्ट होती हैं संस्थाएं, इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं, उनसे भी हम लोन ले सकते हैं, उनसे लोन बोरो कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बॉन्ड यानी कि आपका जो ऋण का स्रोत है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, डिबेंचर और लॉन्ग टर्म डेब्ट। क्लियर है, डिबेंचर पे निश्चित ब्याज दिया जाता है, इसीलिए एक सर्टन इंटरेस्ट देके हम अपनी कैपिटल का अरेंज कर सकते हैं। और सेकंड है लॉन्ग टर्म डेट, यानी किसी भी बड़ी बड़ी संस्था से हम माल को उधार ले सकते हैं। ठीक है, तो माल आप देख सकते हैं डेप्ट को लॉन्ग टर्म डेप्ट में हम यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनीज हो सकती हैं, कॉरपोरेशन हो सकते हैं, उनसे लोन ले सकते हैं। क्लियर है, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये आपका लॉन्ग टर्म सोर्सेज में आता है। अब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म सोर्सेज की। शॉर्ट टर्म सोर्सेज में आप देखिए इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल में आप देखते हैं कि हम क्या बनाते हैं, डिबेंचर फंड बनाते हैं। डिबेंचर देखिए, डिबेंचर का आप जानते हैं, डिबेंचर फंड का मतलब क्या हो गया है, जो हास्य कोष हैं वो बनाते हैं, यानी कि स्थायी संपत्तियों को पूर्ण खरीदने के लिए एक रिटेन प्रॉफिट होते हैं, उन कोषों का प्रयोग हम स्थायी संपत्ति खरीदने में नहीं किया जाकर हम वर्किंग कैपिटल में कर सकते हैं। हमारी कंपनी हमेशा क्या बनाती है, डिबेंचर फंड बनाती है। क्यों बनाती है, फिक्स कैपिटल को परचेज करने में। अगर उससे फिक्स कैपिटल को यानी स्थायी संपत्ति को नहीं खरीदा गया है तो संस्था उसको कार्यशील पूंजी में यूज़ कर सकती है, वर्किंग कैपिटल में। उसी तरह से हम अपने बिजनेस में प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन बनाते हैं, यानी करों के लिए प्रावधान। व्यवसाय करों के लिए प्रावधान चुकाने यानी टैक्स को
टैक्स का पेमेंट करने के लिए भी प्रोविज़न बनाए जाते हैं। अगर हमारे टैक्स का पेमेंट नहीं करना है तो उस बची हुई राशि का, उस बचे हुए अमाउंट का हम यूज़ वर्किंग कैपिटल में कर सकते हैं। उसी तरह से आउटस्टैंडिंग पेमेंट का मतलब होता है कि अगर आपकी बिज़नेस में जो आप कह सकते हैं बैलेंस शीट है उसमें कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, यानी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, अगर वो सभी हैं तो उसका पेमेंट अगर हम अभी नहीं कर रहे हैं तो उसका यूज़ भी हम क्या कर सकते हैं, कार्यशील पूंजी में यूज़ कर सकते हैं। यानी अदद भुगतान कार्यशील पूंजी के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंटरनल सोर्सेज जो कंपनी के द्वारा या संस्था के द्वारा बनाए जाते हैं। इसी तरह से आप देखते हैं कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज में सबसे पहला आता है ट्रेड क्रेडिट यानी व्यापारिक साख। देखिए, सभी संस्थाएं एक साधन का प्रयोग कार्यशील पूंजी के रूप में करती हैं, यानी कि जब हम सप्लायर से कच्चे माल का उधार क्रय करते हैं तो वो स्थगित भुगतान के आधार पर हम खरीद कर सकते हैं। यानी कि ट्रेड क्रेडिट का मतलब होता है कि अगर आप अपना रॉ मटेरियल है उसको परचेज़ कर रहे हैं और उसका पेमेंट आप कह सकते हैं क्विक पेमेंट नहीं करके आप उसे भविष्य की किसी तारीख को करना चाहते हैं तो आप उसमें ट्रेड क्रेडिट कह सकते हैं, उसका यूज़ कहाँ कर सकते हैं, वर्किंग कैपिटल के लिए कर सकते हैं। उसी तरह से लेटर ऑफ क्रेडिट व्यापारिक साख पत्र, यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट का यूज़ भी आप किस में कर सकते हैं, वर्किंग कैपिटल में। लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब, ये लेटर ऑफ क्रेडिट का मोस्ट ऑफ यूज़ आता है इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए, क्लियर है, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए। उसके साथ में थर्ड पॉइंट है आपका बैंक क्रेडिट, यानी बैंक से साख लेकर, ठीक है, बैंक जो है वो अपने कुछ कस्टमर को बहुत ज़्यादा कह सकती हैं क्रेडिट साख फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं और उन्हीं कस्टमर को जिनकी गुडविल अच्छी होती है। तो इस तरह से हम अपनी वर्किंग कैपिटल एक्सटर्नल सोर्सेज से पूरी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डेबिट पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट का मतलब होता है कि कई बार ग्राहक से हम अग्रिम भुगतान प्राप्त कर लेते हैं, यानी एडवांस में ले लेते हैं हमारे कस्टमर से और उसका यूज़ हम वर्किंग कैपिटल में कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका कह रहा है एडवांस फॉर कस्टमर, अभी हमने बताया, और पब्लिक डिपॉजिट का मतलब भी यही हो गया कि हम अपने जनता से क्या ले रहे हैं, हम संस्था जो है वो अपनी जनता से एक अल्पकालिक या मध्यकालिक यानी शॉर्ट टर्म या मीडियम में कह सकते हैं मिड टाइम पीरियड का भी डिपॉजिट ले सकता है और उसे वर्किंग कैपिटल में यूज़ कर सकता है। उसी तरीके से अभी हमने बात की थी एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, यानी कि ग्राहकों से अग्रिम ले लेना, ठीक है, कि हम आपका प्रोडक्ट है वो आपको सेल करेंगे, पहले आपको इतना एडवांस जमा कराना है, तो उस एडवांस अमाउंट का भी हम वर्किंग कैपिटल में यूज़ कर सकते हैं। फिनेंशियल कंपनीज़, यानी बहुत सारी ऐसी फिनेंशियल कंपनी होती हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल बीमा कंपनी हो गया या इन्वेस्टमेंट कंपनी हो गई, तो उससे हम अपनी वर्किंग कैपिटल का अरेंजमेंट कर सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल ले सकते हैं, उनसे बोरो कर सकते हैं उधार लेकर। उसी की तरह से हैं देसी साहूकार, मनी लैंडर। आप जानते हैं पुराने समय से ही देश में जो ये मनी लैंडर होते हैं वो उधार राशि देने का कार्य करते हैं। इन साहूकार से भी हम अपना लोन ले सकते हैं वर्किंग कैपिटल के लिए। लेकिन मनी लेंडर का अब आप देखते हैं चलन थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि भारत में जो भी रूरल एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बैंक एस्टैब्लिश हो गई हैं, जो रूरल बैंक्स होती हैं वो बन चुकी हैं, इसीलिए इस मनी लेंडर का यूज़ अभी वर्तमान समय में कम होता है, ठीक है। आप देखते हैं ना गाँव में ये जो साहूकार होते हैं जो कि अलग अलग इंटरेस्ट रेट पे लोन देते हैं, ठीक है, तो इनसे लोन लेना थोड़ा टफ रहता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट अपनी मर्जी से चार्ज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है लोन फॉर्म एग्जीक्यूटिव एंड डायरेक्टर्स। देखिए यहाँ पे हम अपना लोन किससे अरेंज कर रहे हैं, आपकी कोई भी एग्जीक्यूटिव है या डायरेक्टर्स हैं उनसे भी हम एक टाइम के लिए कार्यशील पूंजी के लिए पैसा लेकर हमारे बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं। यानी आपकी कंपनी में जो डायरेक्टर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उनसे पैसा लेकर भी हम ये बिज़नेस के लिए वर्किंग कैपिटल का अरेंजमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट असिस्टेंस, यानी कि हम सरकार से भी सहायता ले सकते हैं, गवर्नमेंट से भी हम ले सकते हैं सहायता। और आप देखते हैं सरकार भी बिज़नेस को बढ़ाने के लिए वर्किंग कैपिटल के लिए लोन प्रोवाइड करती है, तो सरकार भी टाइम पे टाइम आप देखते हैं ना बहुत ज़्यादा लोन कम रेट पे देती है बिज़नेस को बढ़ाने के लिए। और अगर आपका बिज़नेस एक्सपोर्ट कर रहा है तो और ज़्यादा आपको वर्किंग कैपिटल कम इंटरेस्ट रेट पे मिल जाती है। नेक्स्ट है
और लास्ट है कर्मचारियों की प्रतिभूति यानी सिक्योरिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयज़। कुछ ऐसे भी संस्था होती हैं जो अपने कर्मचारियों से प्रतिभूति के रूप में यानी सिक्योरिटीज़ के रूप में एक निश्चित अमाउंट एडवांस ले लेती है। साधारणतः उनका सेवा काल तक ही कंपनी के पास में जमा रहती है, यानी जो कंपनी के पास में रहेगी और उसका यूज़ कंपनी वर्किंग कैपिटल के रूप में कर सकती है। तो आज जो हमने देखा है वो है लॉन्ग टर्म सोर्सेज और शॉर्ट टर्म सोर्सेज, यानी कि कार्यशील पूंजी की कितने प्रकार, कार्यशील पूंजी के कौन कौन से स्रोत होते हैं जिसका यूज़ कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करने के लिए कर सकती है। तो